जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा सीरीज 3 का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, जो कि रोशन आनंद एवं बिट्टू झा सर के द्वारा ज्ञान बिंदु एकेडमी के द्वारा प्रकाशित यह मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा विश्लेषण भी मैं करता जाऊंगा। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं। गुप्त काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून परिभाषित हुए थे, तो यह सही हो जाएगा। यह फौजदारी कानून थे। शिल्प वानिकी आदि के संगठनों पर उनके अपने ही नियम लागू थे, तो यह भी सही हो जाएगा। आगे है, भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ गुप्तों ने किया था, तो यह गुप्तों ने नहीं किया था। गुप्त काल में यह सामान्य बात थी भूमि अनुदान। यह भूमि अनुदान पुरोहित और धर्माचार्यों को दिया जाता था, तो इसमें गलत को चुना था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारादित्य होते थे, तो यह भी सही हो जाएगा, तो राइट आंसर सी है। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। जब औसत उत्पाद अधिक होता है तब एक कारक का सीमांत उत्पादकता, तो कारक का सीमांत उत्पादक जो है बढ़ जाता है। कारक का सीमांत उत्पादक बढ़ जाता है। जब कुल उत्पाद बढ़ती है तो सीमांत उत्पादकता बढ़ती है। आइए तीसरे नंबर के सवाल को देखेंगे। निम्नलिखित में से गीतावली किसकी कृति है। तो गीतावली देखेंगे, यह तुलसीदास की कृति है। तुलसीदास की कृति है गीतावली। तुलसीदास के अन्य भी पत्रिकाएँ हैं, कृति है, जो कि है विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञान प्रश्न, उसके बाद कवितावली, ये सारे के सारे तुलसीदास के द्वारा रचना किए गया है। आइए चार नंबर के सवाल को देखते हैं। किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका देख लेंगे, इसमें हो जाएगा राइट आंसर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह के बारे में और भी कुछ देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह अवार्ड भारतीय राष्ट्रीय छात्र पूर्व छात्र संघ NISU यूके के द्वारा दिल्ली में सौंपा गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह को के योगदान के लिए दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह लगभग 2004 से डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अभी हाल ही में इनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे यह सब सवाल आने की संभावना है। आइए 5 नंबर के सवाल को देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक डॉक्टर APJM नसीमा मरेकया और सह लेखक डैश हैं। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर YVS राजन। सह लेखक इसके डॉक्टर YVS राजन हैं। अमित शाह ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन और विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि है। आइए 6 नंबर के सवाल को देखते हैं। सभी सवालों का मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करने का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो यह इसका सही हो जाएगा। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े पर केंद्रित है, तो यह भी इसका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा एक और 2 दोनों सही हो जाएगा। इसमें खाद्य और कृषि संगठन के सदस्य देशों ने नवंबर 1979 में संगठन के 20वें आम सम्मेलन में विश्व खाद्य दिवस की स्थापना की और 16 अक्टूबर 1981 को विश्व खाद्य दिवस मनाने का आह्वान किया। अब आइए 7 नंबर के सवाल को देखते हैं। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच में तत्व संतुलन बनाए रखता है, तो वह हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है अम्लीयता और क्षारकता के बीच तत्व का संतुलन बनाए रखता है। आगे देखते हैं 8 नंबर के सवालों को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी गलत को ढूंढना है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा एबनर ग्रंथि जिह्वा की सतह पर उपस्थित होते हैं,
तो यह सही हो जाएगा। एबनर ग्रंथि जीवा की सतह पर होते हैं। और है पोडोसाइट की कोशिकाएं वृक्क में पाई जाती है, तो यह भी सही हो जाएगा। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो यह गलत हो जाएगा। तो गलत को चुना था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल होते हैं। इसके अतिरिक्त यूरिक अम्ल और क्रिस्टल भी होते हैं, परंतु ये क्रिस्टल वृक्क के अतिरिक्त और कहीं भी हो सकते हैं। आइए 9 नंबर के सवालों को देखते हैं। अगला सवाल है, बुद्ध की पहली प्रतिमा निम्नलिखित में से किस शैली में बनी थी? तो यह हो जाएगा गंधार शैली। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा गंधार शैली में बनी थी। पहली प्रतिमा गंधार शैली, इसका देख लेते हैं। गंधार शैली का जन्म भारतीय कला और यूनानी कला के तत्वों का सम्मिश्रण हुआ है। उनके नाक नक्शे तो भारतीय हैं, लेकिन उनके आकार में तथा सिर की रचना और वस्त्र विन्यास में यूनानी प्रभाव दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गंधार शैली। बुद्ध की पहली प्रतिमा गंधार शैली में बनाया गया था। 10 नंबर के सवालों को देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसमें निर्वाचन मंडल में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो नहीं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, तो यह सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्यों के द्वारा उनको चुनाव किया जाता है, उनका चुनाव। अगला पॉइंट है, निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, तो यह गलत है। राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। 4 नंबर में है, निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो यह सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 दोनों सही है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए 11 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी गलत को ढूंढना है, तो चलिए देखते हैं। संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है, तो यह गलत हो जाएगा। संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए नहीं होता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, तो यह सही है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्रवाई की भाषा घोषित किया है, यह भी सही हो जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्रवाई की भाषा को घोषित किया है। अगला है, कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, तो यह भी सही हो जाएगा। गलत को ढूंढना था, तो गलत हमारा ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं कंगारू कटौती क्या है। कंगारू कटौती एक नया वर्ड है। इस प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही विचार, बहस और मतदान होते हैं और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। इसे कंगारू कटौती कहते हैं। अब अगला सवाल देखेंगे 12 नंबर। हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। अगला देखते हैं 13 नंबर, मैथ का सवाल है, तो इसको आप लोग अपने से बना लीजिएगा, मैं इसका केवल आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1800 रुपया। आगे देखिए 14 नंबर, जल में घुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे पर जमने की क्रिया कहलाती है। यहाँ क्रिया है, मिसप्रिंट है, क्रिया कहलाती है, तो वह क्रिया हो जाएगा सी, थिराना क्रिया यह कहलाती है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, थिराना। अगला देखते हैं 15 नंबर के सवालों को। 15 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को आइए देखते हैं। इसमें पहला है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इन गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं, तो यह सही हो जाएगा। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, उन गुण धर्म को तन्यता कहते हैं, तो यह भी सही है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं क्या है। तो इसमें केवल कथन ए सही है, इसमें केवल कथन ए सही है। आइए सी नंबर में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को आघात वर्धनीयता कहते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा।
तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, केवल कथन ए सही है। आइए अगले सवाल 16 नंबर के सवाल को देखते हैं। 16 नंबर का सवाल है नीफा। नीफा है तो नीफा को देखते हैं। नीफा एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। नीफा क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। 1972 में नीफा को अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नीफा ब्रिटिश राजकाल का और स्वतंत्र भारत के 1972 तक प्रशासनिक विभाग था। 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नीफा नॉर्थ फ्रंटियर एजेंसी। अगला देखते हैं 17 नंबर के सवाल को। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, ये कथन किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो यह हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का यह कथन था। शेरशाह सूरी ने बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई थी। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी के रूप में एवं 380 ग्रेन तांबे के रूप में दाम चलाया था। अब कुबूलियत एवं पट्टा प्रथा भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी। मैंने एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया, यह वक्तव्य उन्हीं का है। आइए अगला 18 नंबर का सवाल देखते हैं। यह रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें मैं बता देता हूँ। तो इसमें सभी को पावर में जोड़ देंगे। 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, 6 का पावर 2, सभी को गुना करेंगे। तो आइए कुछ मैं इसका पहला वाला दे देता हूँ। तो 2 दूना 4 प्लस 5 25 प्लस 6 के 36 36, इन सबको आप जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। इसी तरह से सबको देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर 117 हो जाएगा सी का। इसी तरह से इसमें भी पावर जुटेगा, सब में पावर जुटेगा, सब में पावर जुट के सबको जोड़ देने पर जो है राइट आंसर आ जाएगा। आइए 19 नंबर के सवाल को देखते हैं। इसमें मिलान करना है। सुमेलित कीजिए संगठन और अवस्थिति। तो आइए संगठन और अवस्थिति देखते हैं। ग्रीन पील इंटरनेशनल, तो ग्रीन पील इंटरनेशनल है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पील इंटरनेशनल एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, तो यह नागपुर हो जाएगा, यह नागपुर में। विश्व मौसम संगठन, तो यह जेनेवा में, विश्व मौसम संगठन जेनेवा में। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जेनेवा यहाँ है, जेनेवा नीचे है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो यह नैरोबी केनिया में हो जाएगा। बाकी इसका एम्स्टर्डम हो जाएगा। उसके बाद ये राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, तो यह नागपुर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर बी है 3142, 3142। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए 20 नंबर के सवालों को देखते हैं। निम्नलिखित के निम्न क्षेत्र में से किसे भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो यह गंगा बेसिन हो जाएगा। गंगा बेसिन में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। बाकी हिमालय क्षेत्र में, गोदावरी बेसिन में, पश्चिमी घाट में, इन सभी में भूतापीय ऊर्जा स्रोत मिलते हैं। आगे 21 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नांकित नगरों में से कौन सा कर्क के निकट दूरी पर स्थित है? सबसे निकटतम दूरी पर देख लेंगे। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। तो 23.5 डिग्री के सबसे नज़दीक देखेंगे। तो सबका मैं बता देता हूँ। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट उत्तर में है। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर में है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर में है। और जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में है। तो सबसे नज़दीक देखेंगे तो भोपाल हो जाएगा 23 डिग्री 25 मिनट, जो कि केवल और केवल 5 मिनट पहले 5 है इसका पहले। तो सबसे नज़दीक हो जाएगा भोपाल। भोपाल जो है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक से गुजरती है। भोपाल के नज़दीक से कर्क रेखा गुजरती है। आगे देखेंगे 22 नंबर के सवालों को। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस पुराने लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो इसको जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम देख लेंगे। तो इसका नाम है द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसके नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता है। और इसका पुराना नाम जॉन कंपनी प्रचलित है। आइए 23 नंबर के सवाल को देखते हैं। इसमें अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं।
तो इसका हो जाएगा यह संघ एनिलिडा किंगडम का सबसे बड़ा संघ है। ये जीव परजीवी और स्वतंत्र जीवी दोनों प्रकार के होते हैं। इस संघ के जीवों में उत्सर्जन के लिए एक विशेष अंग मेलपिगियन नलिकाएं होती है। इस जीवों में खुले रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे गुण जो है आर्थ्रोपोडा समूह का है। ये समूह है आर्थ्रोपोडा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा का है। आइए देखते हैं विषैले सांपों में विषदंश जुड़े होते हैं। तो यह विषदंश जुड़े होते हैं। आइए इनके आंसर को देखते हैं। विषदंश जो है मैक्सिला से बी हो जाएगा। विषदंश जुड़े होते हैं मैक्सिला से, राइट आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर के सवाल को देखते हैं। कलिंग स्थापत्य कला से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कलिंग स्थापत्य कला के से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह शैली नागर शैली की एक उपशैली है। यह शैली नागर शैली की एक उपशैली है, तो यह सही हो जाएगा। आगे है, इस शैली में एक मंदिर 2 भागों में बना हुआ होता है। इसका एक भाग शिखर तथा दूसरा भाग सभाकक्ष। शिखर यानी कि देउल और सभाकक्ष जगमोहन होता है। तो यह दोनों सही हो जाएगा। इसमें सही कथन को चुनना था, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखेंगे इस शैली से के प्रमुख मंदिर स्मारक को थोड़ा देख लेते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर भुवनेश्वर आदि जगह पे स्थित है। आइए 26 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो इसका राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा गृह मंत्री होता है। जिलाधिकारी गृह मंत्रालय का सचिव और पुलिस महानिदेशक प्रशासनिक सेवक होते हैं। और संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका तथा भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 67 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। आइए 27 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा, संसद के द्वारा बने प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की ज़रूरत होती है। तो यह मंजूरी की ज़रूरत सर्वोच्च न्यायालय को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। इसमें से गलत को चुनना था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसमें और देख लेते हैं क्या है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है, तो यह सही है। कोई भी कानून जो संविधान की भावना के खिलाफ है उसे न्यायपालिका अमान्य घोषित कर सकता है, तो यह भी सही हो जाएगा। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायपालिका में जा सकता है, तो यह भी सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार का हनन जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में 226 के तहत रिट जारी किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। आइए देखते हैं 28 नंबर के सवालों को। 28 नंबर में है, सामाजिक सुधार से संबंधित दयानंद सरस्वती के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। 28 नंबर में है, दयानंद सरस्वती के सुधार ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर विचार किया था जहां विभिन्न जातियों को योग्यता के आधार पर निर्धारित अपनी स्थिति के अनुरूप कार्य संपादन करना था। तो यह सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के संतुलन यानी कि खड़े वैदिक प्रारूप ने आर्यावर्त को वशीभूत कर लेने वाले पुरुषोचित बलवान पश्चिम को चुनौती दी, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आइए कुछ तथ्य को देख लेते हैं। उन्होंने जन्म न जाति का विरोध किया था। उन्होंने जन्म न जाति का विरोध किया था तथा कर्म के आधार पर वेदानुकूल वर्णन निर्धारित की बात कही थी। वे दलित के पक्षधर थे। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रबल आंदोलन चलाया था। दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों और रूढ़िवादी बुराइयों को दूर करने के लिए निर्भय होकर उन पर आक्रमण किया था। तो ये इसका विश्लेषण था। आइए 29 नंबर के सवाल को देखते हैं। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत घोषित किया गया है? तो यह करंट अफेयर्स है। यह विश्व भारती विश्वविद्यालय को यह
जीवित विरासत का दर्जा दिया गया है। आइए देखते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1951 में एक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था यह विश्व भारती विश्वविद्यालय। अब देखते हैं 30 नंबर के सवाल को। G20 शिखर सम्मेलन स्तर पर दुनिया की सबसे ऊंची कितनी प्रतिमाएं स्थापित की गई है? किनकी प्रतिमाएं, माफ़ करेंगे, G20 सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में नटराज की प्रतिमा का स्थापित किया गया है। तो इसके तथ्य को देखते हैं। भारत मंडपम में नटराज की 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा का वजन करीब 20 टन है और इसे 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। तो यह आगे भी सवाल पूछने की प्रबल संभावना है। इसके मूर्तिकार को देख लेते हैं। इसका निर्माण तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधाकृष्ण स्थापति और उनकी टीम ने बनाया था। नाम याद रखेंगे, स्वामी मलाई मूर्तिकार राधाकृष्ण स्थापति। आइए 31 नंबर के सवाल को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार से घोषित किया है? तो यह हो जाएगा सूरीनाम का यह अवार्ड जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। 32 नंबर के सवाल को देखते हैं। स्टैकियोमिटी का संबंध तो यह हो जाएगा अभिकर्मकों से और उत्पादों से है। तो ए और बी दोनों सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर के सवाल को देखते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। इसमें हो जाएगा तत्व के सुविधाजनक अध्ययन में सहायक, तो यह सही हो जाएगा। नए तत्व के गुणों की भविष्यवाणी करने की सहायक, तो यह भी सही हो जाएगा। इसमें सत्य कथन का चयन करना था, तो 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ गुण धर्म देख लेते हैं। एक तत्व के सुविधाजनक अध्ययन में सहायक होता है, नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी करने में सहायक होता है, तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में सहायक होता है, वास्तविक परमाणु भारों को ज्ञात करने में भी सहायक होता है। आगे 34 नंबर के सवाल को देखते हैं। कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो केरल से संबंधित नहीं है, कौन कौन सी है देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम, कथकली, कुडियाट्टम, ये तीनों जो है केरल से है। भरतनाट्यम केरल से नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। केरल से नहीं है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य शैली है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम सादिरट्टम था। भरतनाट्यम का तमिलनाडु की प्रचलित नृत्य शैली है। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सादिरट्टम था। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन देख लेंगे। तो यह एनएसजी का गठन हुआ है 1984 ईस्वी में। एनएसजी का गठन 1984 ईस्वी में। कुछ हम और देख लेते हैं। असम राइफल का 1835 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939 ईस्वी में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपी 1939 में। और एनसीसी को उसके बाद देखेंगे आईटीबीपी को, तो आईटीबीपी का 1962 में है। और बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल 1965 में। और एनएसजी का देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984 ईस्वी में गठन किया गया था। आइए 36 नंबर के सवाल को देखते हैं। लोक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रवाद पर, भारतीय राष्ट्रीय क्रांति पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो यह वक्तव्य था मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू ने यह बात कही थी। पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल का विरोध क्रांतिकारी ने भी किया था। जब इस बिल पर 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में चर्चा हो रही थी, तभी भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली की रिक्त सीटों पर बम फेंका। इसके पश्चात इन दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आइए आगे देखते हैं। 37 नंबर। कोई धन 8 वर्ष, यह मैथ का सवाल है, तो इसको देख लीजिएगा। मैं इसका केवल आंसर बता देता हूँ, तो यह हो जाएगा 12.5%। 38 नंबर के सवाल को देखते हैं। किसी वस्तु की स्थिति को बदलने के लिए हमें एक बिंदु
की आवश्यकता होती है उस बिंदु को कहते हैं। तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। जो बिंदु की आवश्यकता होती है, जहाँ से बदलाव होता है, उसे उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अगला इसका विश्लेषण, किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्दिष्ट बिंदु निर्धारित कर व्यवस्था करती है। आगे देखते हैं 39 नंबर के सवाल को। किसने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता है वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है? तो यह सही हो जाएगा। आइजैक न्यूटन का यह वक्तव्य था। तो देखेंगे सन 1665 ईस्वी में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया था। यह थोड़ा नाटकीय तौर पे है, देख लीजिए। सन 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया था और न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसी वर्ष उसके ऊपर सेब के गिरने की घटना घटित हुई। यह घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल तथा गुरुत्व बल के बीच में संबंध की संभावना की खोज करने को प्रोत्साहित किया। इसे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम खोज निकाला। न्यूटन ने गति के सुप्रसिद्ध नियम का प्रतिपादन किया है। उन्होंने प्रकाश तथा रंगों के सिद्धांत पर कार्य किए हैं। उन्होंने खगोलीय प्रक्षेपणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना भी की है। आइए 40 नंबर के सवाल को देखते हैं। तो यह न्यूटन के बारे में था। 1665 ईस्वी में उनके ऊपर सेब गिरा था, तभी वो ग्रेविटी को खोज पाए थे। 40 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संबंध में सत्य है? तो इसमें देखें, लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तो यह सही हो जाएगा। लेटराइट मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा में पाई जाती है। यह भी सही हो जाएगा। 1 व 2 दोनों सही है। अब आगे देखते हैं पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है जिंदगड़ा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जिंदगड़ा है। जिंदगड़ा राइट आंसर बी हो जाएगा। दक्षिण का पठार पश्चिम की ओर। आइए देखते हैं 41 नंबर के विश्लेषण को। इसका हो जाएगा जिंदगड़ा राइट आंसर। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जवादी की पहाड़ियाँ स्थित है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढलान रहता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कर्बी एंग्लो पठार तथा उत्तर कचरा पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह मालदा प्रांत के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हो जाता है। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ गारो, खासी तथा जयंतिया है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुडी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2637 मीटर है। नोट में देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। राइट आंसर इसका बी था, जिंदगड़ा पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर। आइए 42 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो सिक्किम में है नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई पर स्थित है। नहीं, ये पूर्वी घाट में है नाथुला और जेलेपला। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। 43 नंबर के सवाल को देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर गलत कथन को पहचानना है। तो इसमें गलत को देखना है, गलत कौन कौन सा है। तो 43 में देखेंगे, इसमें नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की थी। तो यह सही है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। तो यह भी सही है। मीर जाफर ने धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को। बक्सर के युद्ध के बाद नवाब को हर महीने 5 लाख रुपया कंपनी को चुकाना तय हुआ था। तो यह भी सही हो जाएगा। अगला है, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। तो यह गलत हो जाएगा। तो गलत का इसमें चयन करना था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवानी नियुक्त किया था, न कि बंगाल के नवाब ने। अतः कथन डी गलत है। बंगाल के नवाब शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया था तथा व्यापार का अधिकार देने से कंपनी से नाराजगी चल रही थी। आगे देखते हैं
रूट नॉट रोग उत्पन्न होता है। रूट नॉट रोग, तो यह होगा रूट नॉट रोग निमोटोड से रूट नॉट रोग निमोटोड से होगा। इसका आगे देखते हैं निमोटोड का। एस्केलमिन्थीज जीव को निमोटोड तथा गोल कृमि कहते हैं। इसका शरीर पतले धागे की तरह होता है तथा दोनों सिरा नुकीला होता है। इसका आहार नाल पूर्ण विकसित होता है परंतु अन्य अंग तंत्र का अभाव होता है। तो आगे देख रहे हैं 45 नंबर के सवालों को। 45 में है लिनियस ने द्विनामकरण का विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। तो यह प्रकाशित किया था स्पीसीज प्लांटेरम में। स्पीसीज प्लांटेरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति की विचारधारा सर्वप्रथम 1753 ईस्वी में स्पीसीज प्लांटेरम में पौधों के लिए प्रस्तुत किया था। बाद में 1758 में सिस्टोमा नेचुरी पुस्तक के 10वें संस्करण में इसका प्रयोग जंतुओं के लिए किया था। द्विनाम पद्धति 2 पद, पहला है नामकरण प्रणाली जो पौधों और जानवरों और रहने वाले जीवों के नाम के लिए 2 अलग अलग शब्दों का प्रयोग करती है। आइए देखते हैं 46 नंबर के सवाल को। एशियाटिक, यहाँ 100 हो जाएगा, मिसप्रिंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, तो यह हो जाएगा विलियम जोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। सन 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। उसके बाद है अगला 47 नंबर के सवाल। जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। आगे देखते हैं 47 नंबर के सवाल। संसद के सत्रावसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद के सत्रावसान की घोषणा, संसद के किसी सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है तथा स्थगन पीठासीन अधिकारी के द्वारा घोषित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी संसद के अध्यक्ष होते हैं। आगे 48 नंबर के सवाल को देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसमें हो जाएगा लोकसभा में 47 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आइए देखते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। पहला है कटोरिया, उसके बाद बांका एवं मनिहारी कटिहार में। कटोरिया जो कि बांका में है एवं मनिहारी कटिहार में, ये दोनों सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। बाकी 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए बिहार में है। बिहार में लोकसभा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट की संख्या 6 है। एक है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। नोट में देखेंगे अनुच्छेद 338 को 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 2 भाग में बांटकर अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 ख को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो 1993 में संसद के द्वारा अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं 49 नंबर के सवाल को। किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत माफ़ करेंगे। किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया? तो यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने विरासत का सिद्धांत लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक के काल में सैनिकों की नियुक्ति वंशागत आधार पर होने लगी थी और सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में दिया जाने लगा था। आइए 50 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उत्तर बिहार में नहीं पाई जाती है? तो उत्तर बिहार में लाल पीली बलथर मिट्टी ये नहीं पाई जाती है। बाकी पर्वतीय पादीय मिट्टी पाई जाती है, तराई मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब 51 नंबर के सवाल को देखेंगे। 51 में है यूरेनियम बिहार में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम बिहार में गया जिला में पाया जाता है।
गया जिला में पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला 52 नंबर के सवाल को। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः हाथी संरक्षित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हाथी मुख्यतः संरक्षण प्राप्त है। भारत के प्रमुख हाथी रिजर्व को देखते हैं एक बार। पेरियार अन्नामुडी केरल में, अन्नामलाई श्रीविल्लीपुरम तमिलनाडु में, लेमड़ू तमोड़ पिंगला छत्तीसगढ़ में, सिंहभूम झारखंड में, बैतरनी मयूरभंज ओडिशा में, काजीरंगा दिहंग पटकाई असम में, ये सभी स्थित है। अब 53 नंबर के सवाल को देखते हैं। जैम और जेली परिरक्षित के लिए चीनी का कितना सांद्रण रखा जाता है? तो जैम और जेली के लिए 65% सांद्रतन। जैम और जेली परिरक्षण के लिए चीनी का 65% सांद्रतन रखा जाता है। चीनी रोगाणुओं से नमी खींच लेती है और इस प्रकार उन्हें मार देती है। नोट में देखते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य रासायनिक परिरक्षक है जिनका उपयोग आमतौर पर सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए किया जाता है। आइए 54 का देखेंगे। तो इसमें जो है डाइस वाला है। डाइस में इसमें दोनों का कॉमन देख लेंगे। 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले नंबर से देखते हैं, इसमें 4 और 6 और फिर इसमें 1 और 2, यानी कि 4 के अपोजिट में 1 और 6 के अपोजिट में 2 हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 और 6 है तो 5 बच गया, तो 3 के अपोजिट में ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है संख्या 4 वाले फलक के पीछे वाले फलक पर, तो 4 के अपोजिट में 1 है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए 55 नंबर के सवाल को देखते हैं। 55 का सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कार्य होता है? तो इसमें देख लेंगे, एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाना, ये कार्य हो गया। इसका देखते हैं, कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगाना चाहिए और वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। आगे देखते हैं 56 नंबर के सवाल को। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो यह बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सौर भट्टियों में बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब 57 नंबर के सवाल को देखते हैं। 57 में है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य जॉनसन रेखा सीमा निर्धारित करती है? तो यह हो जाएगा भारत चीन के बीच जॉनसन रेखा सीमा का निर्धारण करती है। जॉनसन रेखा 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा निर्धारित किया गया था, जो अनुकूलतम पर्वत तक विस्तृत था तथा कुनलुन पर्वत तक विस्तृत था तथा अक्साई चीन को तत्कालिक जम्मू कश्मीर रियासत में शामिल करता था। भारत द्वारा जॉनसन रेखा को मान्यता प्रदान करते हुए अक्साई चीन पर अपना राज्य क्षेत्र होने का दावा किया जाता है। आइए 58 नंबर के सवाल को देखते हैं। 58, किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की है। 2021 की गणना के बाद यह घोषणा की गई थी कि यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली भाषा है, जहां 2,39,000 से अधिक लोग इस भाषा का घर पर उपयोग करते हैं। 2016 के मुकाबले में 2021 में इस भाषा में 80% की बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी भाषा को स्कूली शिक्षा में शामिल किया गया है। अब 59 का देखेंगे। मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीज़न में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो यह हो जाएगा न्यू अमरावती स्टेशन का उद्घाटन किया है। अब देखते हैं, न्यू अमरावती स्टेशन मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है जिसे पूरी तरह से महिला कर्मचारियों के द्वारा प्रबंधित किया गया है। पिंक स्टेशन शब्द उन रेलवे स्टेशनों को संदर्भित करता है जिनका प्रबंध पूरी तरह से महिला कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। अब 60 का देखेंगे। किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की है? यह हो जाएगा केरल राज्य सरकार ने प्रवासियों को समर्थन देने के लिए शुभ यात्रा योजना प्रारंभ की है। केरल की अर्थव्यवस्था विदेश में काम कर रहे अपने प्रवासियों
भारतीयों से प्राप्त धन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। तो इसीलिए यह सुविधा केरल के लोगों को दिया गया है केरल सरकार के द्वारा। यह मैथ का सवाल है, इसका मैं बता देता हूँ, राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 62 नंबर के सवाल को। थैलस निम्न में से किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र तथा निचले संचयन क्षेत्र में विभेदित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्सिया और मर्केंसिया। तो इन दोनों में विभेदित होती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 तथा 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 63 नंबर के सवाल को। प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोधी उत्पन्न करता है कहलाता है? तो प्लाज्मिड यह हो जाएगा आर फैक्टर कहलाता है। प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोधी उत्पन्न करता है आर फैक्टर कहलाता है। प्लाज्मिड किसी कोशिका में पाए जाने वाला एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्रों का क्रोमोसोम के डीएनए से अलग होकर स्वतंत्रता से अपने आप को दोहरी प्रति बना सकता है। अब आगे देखते हैं 64 नंबर के सवाल को। अपराध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित किया जाता है? तो अपराध के अंतर्गत गुंडागर्दी, दुष्कर्म और हत्या, इन सभी को शामिल किया जाता है। ये सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब आगे देखते हैं 65 नंबर में देखते हैं इकाई संतुलन बजट गुण का तात्पर्य यह है कि अगर कोई करों में 1 रुपया की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा 1 रुपया से बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय 1 रुपया से बढ़ेगा। इकाई संतुलन बजट गुण धर्म का उपयोग विस्तारवादी राजकोषीय नीति दर्शाने हेतु किया जाता है। संतुलित बजट गुणक कुल खर्च में से सरकारी खर्च में बदलाव का अनुपात होता है जो करों में समान परिवर्तन से मेल खाता है। आइए देखते हैं आगे 66 नंबर में देखते हैं। तो इसमें मिलान करना है। तो 66 का निम्नलिखित युग्म का सही मिलान नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है, इसमें गलत को ढूंढना है। तो इसका हो जाएगा बहामास, इसका राजधानी है नसाउ। अल सल्वाडोर इसका राजधानी हो जाएगा, राइट है। एंटीगुआ और बारबुडास, तो इसका सेंट जॉन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजधानी इसका सही है। अब डोमिनिकल गणराज्य इसकी राजधानी सेराउ नहीं है, यह सुमेलित नहीं है, इसका ये गलत हो जाएगा हमारा। तो ये गलत है, तो गलत को चुनना था, तो यही हमारा सही हो जाएगा। इसका राजधानी सेराउ नहीं है। आइए देखते हैं 67 नंबर में। 67 निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति वायुदाब का निर्मित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति वायुदाब द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसका देख लेंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। सर्क वायुदाब निर्मित स्थलाकृति नहीं है, यह हिमानी द्वारा निर्मित होती है। सर्क हिमानी द्वारा निर्मित होती है। अब टाइटन डैश का चंद्रमा है। टाइटन किसका चंद्रमा है? तो टाइटन देखेंगे तो टाइटन शनि का चंद्रमा है। टाइटन शनि का चंद्रमा है। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश की कुंडली इसकी विशेषता है। शनि के चारों ओर 7 वलय हैं। आइए 69 नंबर के सवाल को देखते हैं। 69 में है निम्नलिखित में से कौन समावेशी भौगोलिक स्रोत है? तो समावेशी भौगोलिक स्रोत में देखेंगे, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। समावेशी भौगोलिक स्रोत है, तो इसमें देख लेते हैं 3 और 4 विश्वकोश और वार्षिक पुस्तक, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं 70 नंबर के सवाल को। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो यह काफ़ी आसान है, यह हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। आइए 71 नंबर के सवाल को देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्षों की आयु तक पद धारण करते हैं? तो यह हो जाएगा 65 वर्ष।
65 वर्ष की आयु तक अपना पद को धारण करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो तक पद धारण करेंगे। अब 72 नंबर देखते हैं। न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथन सही नहीं है, तो इसमें भी गलत को ढूंढना है। तो आइए देखते हैं गलत कौन सा है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को समान और विपरीत बल के साथ आकर्षित करता है, तो यह सही है। न्यूटन की परिभाषा यह सही है। गुरुत्वाकर्षण बल का बल दोनों वस्तुओं के परिणाम के गुणनफल और प्रत्यक्ष समानुपाती होते हैं, तो यह भी परिभाषा सही है। आगे है गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी से प्रतिलोम अनुपात, तो प्रतिलोम अनुपात यह गलत हो जाएगा, तो गलत को चुनना था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चौथा भी देख लेते हैं डी को। गुरुत्वाकर्षण का बल दोनों वस्तुओं के बीच दूरी के वर्ग से प्रतिलोम अनुपाती होते हैं, तो यह सही हो जाएगा, तो गलत को चुनना था, गलत हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। अब 73 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की है, तो सुमित्रानंद पंत की देखेंगे तो यह हो जाएगा बूढ़ा चांद। बूढ़ा चांद राइट आंसर हो जाएगा, बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत की रचना है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की रचना है। हुंकार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और उर्मिला मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उर्मिला मैथिली शरण गुप्त, हुंकार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की रचना है। आइए 74 नंबर के सवाल को देखते हैं। भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है कहलाता है, तो यह कहलाता है उद्गम केंद्र, यह उद्गम केंद्र कहलाता है। अब 75 नंबर के सवाल को देखते हैं। आइए, पोर्ट मोरेस्बी, पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है, तो यह हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। पापुआ न्यू गिनी ओशनियाई देश है, इसकी मुद्रा कीना है। अब 76 नंबर। निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें जुलू जनजाति पाई जाती है, तो जुलू जनजाति नेटा प्रांत में पाई जाती है। जुलू जनजाति नेटा प्रांत में, एस्किमो जनजाति जो है ग्रीनलैंड में, माओरी न्यूजीलैंड में, सेमांग मलेशिया में, पिग्मी कांगो बेसिन में और बद्दू अरब में, आइनू जापान में पाया जाता है। तो ये सभी जनजातियां हैं, जो कि एक दो और है देख लेते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, और बोरो ये ब्राज़ील में पाया जाता है, बोरो जनजाति। अब 77 नंबर के सवाल को देखेंगे। किसी काम को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण रखने की प्रक्रिया, यहाँ को है मिसप्रिंट है, प्रक्रिया है, तो यह हो जाएगा अभिप्रेरण। अभिप्रेरण प्रक्रिया है। अभिप्रेरण का अध्ययन किसी के व्यवहार को समझने के लिए अति आवश्यक है। जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होती है, वही प्रेरणा है। आइए देखते हैं 78 नंबर के सवाल को। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है, तो यही देखेंगे सही कौन सा है। यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कामगारों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीकृत क्षेत्रीय योजना है, क्षेत्र योजना है, तो यह सही हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा यह लागू किया गया है। इसका 5 वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027 से 28 के लिए 13,000 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय है, तो यह भी सही हो जाएगा। यानी 1 और 2 दोनों सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। आइए 79 को देख लेते हैं। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी, तो भारत का पहला विकसित रॉकेट लॉन्च स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया जाएगा। यह प्राइवेट कंपनी है। स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड से 18 नवंबर को भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है। विक्रम एस रॉकेट भारत में पूरी तरह से एक निजी कंपनी द्वारा निर्मित और संचालित पहला अंतरिक्ष प्रेक्षण यान है। अगला देखते हैं 80 नंबर। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह केरल में एआई स्कूल लॉन्च किया गया है। शिक्षा में काफ़ी आगे है, इसलिए वहीं से स्टार्ट किया गया है सबसे पहले इसको। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्कूल का उद्घाटन किया है, एआई स्कूल का।
आइए 81 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु से क्रमशः होता है? तो इसमें हो जाएगा निंद्रा रोग और रोहिणी तथा टिटनेस, ये जो है क्रमशः विषाणु जनित रोग है, जीवाणु तथा विषाणु से होने वाले रोग है। 82 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कवक की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो कवक की कोशिका में गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कवक की कोशिका में नहीं पाया जाता है। कवक में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन नहीं बना पाता है, अतः यह विविधपोषी होती है। कवक जो है विविधपोषी होती है। आइए मिलान करते हैं। 83 मिलान कर लेते हैं। बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम, तो यह हो जाएगा 1929 में, बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1929 में। उसके बाद हिंदू विधवा अधिनियम 1955 में। उसके बाद है दहेज निरोध अधिनियम 1961 में। घरेलू हिंसा एवं महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में, यह 2005 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2413 राइट बी हो जाएगा आंसर। इसको एक दो बार देख लीजिएगा आप लोग। अब 84 में है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 85 नंबर के सवाल को देखते हैं। कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित किया है? कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यह हो जाएगा 4 भागों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा 4 भाग। पहला है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इसी में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र भी है। और चौथा है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, इसमें जिलों की संख्या भी निर्धारित की गई है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 13 जिला है, उत्तर पूर्वी में 8 जिला है, दक्षिण पूर्वी में 6 जिला है, दक्षिण पश्चिमी में 11 जिला है। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की लंबाई देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा 5947 किलोमीटर। राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार की राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले जिला देख लेते हैं। पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, ये सारे सर्वाधिक लंबाई वाली है। बिहार में से गुजरने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग को देख लेते हैं। तो NH-27 EW, NH-31, NH-57, ये सभी लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। और बिहार से गुजरने वाली सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग को भी देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा NH-727। यह जो है केवल और केवल 4.5 किलोमीटर बिहार से गुजरती है। 4.5 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है बिहार से गुजरने में। आइए अगला देखते हैं 87 को। निम्नलिखित पर्वतों के अवस्थान पर विचार कीजिए तथा उनका दक्षिण से उत्तर यहाँ तो है की ओर सही अनुमान बताइए, सही अनुक्रम, यहाँ को है अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोडा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश। डोडा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी, कैलाश उत्तर से दक्षिण का अनुक्रम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 88 नंबर के सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में सही नहीं है? तो यही यहाँ भी गलत को ढूंढना है। तो आइए देखते हैं 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा, तो यह सही है। प्रशासकीय प्रत्यायोजन, तो यही गलत हो जाएगा। आगे है केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियों तथा स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित, ये भी सही है। स्वशासन के लोकतंत्र सिद्धांत को वास्तविक बनाना, तो यह भी सही हो जाएगा। तो गलत को ढूंढना था, गलत हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अब 89 के सवालों को देखते हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। तो यह हो जाएगा अभिविन्यास। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिविन्यास हो जाएगा इसका राइट आंसर। रासायनिक तत्व के अणु संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध। अब 90, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है?
तो यह हो जाएगा ग्रेफिन। ग्रेफिन केवल कार्बन से बना हुआ है। ग्रेफिन कार्बन द्वारा द्विआयामी प्रारूप है। ग्रेफिन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की पतली परत है जिससे नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। आइए 91 नंबर के सवाल को देखते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को डैश कहते हैं, तो यह हो जाएगा विद्युत धारा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत धारा कहते हैं। आगे, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। सेकेंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने कोण बनाती है? तो इसका 92 का राइट आंसर हो जाएगा, यह 360.5 डिग्री हो जाएगा। 360.5 डिग्री हो जाएगा, इतना का कोण बनाएगी। आइए आगे देखते हैं 93 नंबर के सवाल को। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से अधिक जमा वाली बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से अधिक जमा वाली बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। वर्तमान समय में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। वर्तमान में कितने सरकारी बैंक हैं? तो 12। पहली बार जो है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। बाद के समय में इधर कुछ बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया, जिसके कारण अभी वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 12 है। अब वानिकी अनुसंधान संस्थान 94 को देखेंगे। 94 के सवाल को। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह हो जाएगा देहरादून में। वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। कुछ संस्थान को देखते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये भी देहरादून में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान धनबाद में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर गुजरात में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भाभा अनुसंधान संस्थान, यह सब जानते हैं, ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। आइए 95 नंबर के सवाल को देखते हैं। चॉइस द synonym ऑफ द वर्ड ट्रायल फ्रॉम द अपोजिट गिवन बिलो। तो इसका देख लेंगे। तो इसमें डेवल हो जाएगा, डेवल्ड, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 96 नंबर के सवाल को देखेंगे। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर सेवरल डे। तो इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा, कई दिनों से वर्षा हो रही है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न में दिया गया वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। इस टेंस का प्रयोग खासकर उस अर्थ में किया जाता है जब कोई कार्य पहले से प्रारंभ होकर आगे कई दिनों तक जारी रहे। आइए आगे देखते हैं 97 में ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो यह हो जाएगा सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था सरबजोत सिंह। भारत के वरुण तोमर को भी कांस्य पदक मिला था इसी खेल में। आइए देखते हैं 98 काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा डॉक्टर सोनाली घोष को डायरेक्टर के रूप में घोषित किया गया है। डॉक्टर सोनाली घोष 1 सितंबर से अपना पदभार ग्रहण किया है। वह 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला बन गई है। आइए 99 नंबर के सवाल को देखते हैं। रोहिणी आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसका डैश के लिए किया गया, इसका गठन जो है डैश के लिए किया गया है। तो इसका गठन किया गया है OBC के उपवर्गीकरण की जांच करने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग में उपवर्गीकरण की जांच के लिए रोहिणी आयोग की स्थापना अक्टूबर 2017 में किया गया है। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में। अगला है PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी।
द रनवे टू एविलियन अपॉर्चुनिटी। प्रधानमंत्री, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का भव्य उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने मेगा एयर शो के उद्घाटन समारोह में फ्लाइंग पास्ट के दौरान गुरुकुल गठन का नेतृत्व किया था। इस मेगा एरो इंडिया 2023 में 80 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। तो कुल 100 सवाल इसका मैंने पूरा करवाया है, सभी का विश्लेषण भी साथ साथ करवाया है। आशा करता हूँ कि इसे आप लोग एक दो बार देखेंगे और अपने रिवीजन को पक्का करेंगे, ताकि आने वाले परीक्षा में जो है अच्छा स्कोर हम लोग कर सकें। चलिए, धन्यवाद।